नार्डिलो का पिता उसे हर वार सी डिकेट देकर 3 बार कुछ सामान खरीदने के लिए भेजता है। पहली बार में वह एक चूहा खरीद लाता है, दूसरी बार में वह एक बड़ी जूं खरीद लाता है और तीसरी बार में वह एक मकड़ा खरीद लाता है। इसके लिए उसका पिता उसको घर से बाहर निकाल देता है। वह एक शहर पहुंचता है जहां वह अपनी खरीद से एक राजा की बेटी का इलाज करता है और कई कारनामों के बाद उससे शादी कर लेता है। राजकुमार और दासी ने सेपिया के फैसले की बहुत तारीफ तो की ही, पर उससे भी ज्यादा टोला के कहानी कहने के ढंग की तारीफ की। उसने उस कहानी को इस तरह कहा था जैसे वे सब घटनाएं उनके सामने ही घट रही हों। लिस्ट के अनुसार अब बोलने की बारी थी पोपा की। पोपा ने रोलैंड की तरह से बर्ताव किया और उसने बोलना शुरू किया। किस्मत एक ऐसी गलतियों ढूंढने वाली स्त्री है जो सब संतों को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वे बजाय पहिया घुमाने के कागजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वह भी अज्ञानी और अयोग्य लोगों पर ज्यादा ध्यान देती है। वह अपना निशाना इज्जत देने के लिए नहीं, अपना सामान बांटने के लिए भी नहीं खड़ी होती, जैसा कि आप सब अभी मेरी इस कहानी से जानेंगे। बहुत पहले की बात है कि वोमारो में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था जिसका नाम था मिकोन। उसका एक बेटा था जिसका नाम था नार्डिलो। नार्डिलो एक बहुत ही बेवकूफ़ लड़का था और किसी काम का नहीं था। वह ऐसे ही बच्चों के साथ रहता भी था। अपनी इस जिंदगी से पिता बहुत परेशान था। वह अपने बेटे की बेवकूफ़ियों देख देख कर मन ही मन कुढ़ता रहता था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। वो उसे कैसे ठीक करे, वो उससे वैसे काम कैसे कराए जैसे उसे करने चाहिए ताकि सब कुछ सही रहे। अगर वो किसी सराय में जाएगा तो अपने लड़ने के लिए अपने जैसा कोई न कोई ढूंढ लेगा। अगर उसका पाला किसी तेज तर्रात स्त्री से पड़ेगा तो वह कोई बेकार की स्त्री उठा लाएगा और उसके लिए सबसे अच्छी कीमत देकर आएगा। अगर वह कहीं जुआ खेलने जाएगा तो लोग उसे धोखा देकर जीत लेंगे। उसको अपने बीच में रखकर उसे नोच लेंगे और उसके पिता की सारी संपत्ति उससे हड़प लेंगे। इन्हीं वजहों से मिकोन हमेशा गोद में ही बैठा रहता। कभी वह कसमें खाता, कभी उसे डांट पड़ती, कभी उसको धमकी दी जाती। ओ खर्चीले, तुम क्या समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी सब चीजें निकलती जा रही हैं? इन शापित सरायों को छोड़ दो जो तुम्हारे दुश्मनों से शुरू होती हैं और बुरी चीज़ों पर खत्म होती हैं। छोड़ दो उन्हें क्योंकि वे सिर के लिए एक सिर दर्द हैं, गले के लिए खराश हैं और बटुए के लिए दस्तों के समान हैं। ये बुरा खेल छोड़ दो जहां तुम अपनी जिंदगी का खतरा मोल लेते हो, जहां तुम्हारा सामान लूट लिया जाता है, जहां तुम अपना पैसा खो आते हो, जहां तुम्हारी खुशी चली जाती है, जहां पत्थर तुम्हें जीरो बना देते हैं, जहां लोग तुम्हें कुछ कुछ कहकर बहुत छोटा महसूस करा देते हैं। उन बुरी स्त्रियों का साथ छोड़ दो। पाप से जन्मी उस बुरी जात को छोड़ दो जहां तुम साधारण मछलियों के लिए अपनी कीमती चीज बिखेरते हो और छलकाते हो, सड़ी हुई मौस के लिए बीमार पड़ते हो, अपने आप को हड्डी चबाने तक नीचे गिराते हो, क्योंकि वे तो वेश्याएं भी नहीं हैं बल्कि वे तो थ्रेसियन सागर की तरह से हैं जहां तुर्क लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। समय रहते संभल जाओ, वो जगह छोड़ दो तो तुम्हारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। ऐसा कहा गया है कि अगर वजह हटा दी जाए तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। इसलिए लो ये 100 डकैत लो और सेलन के मेले में चले जाओ और वहां से कुछ बछड़े खरीद लाओ। 3-4 साल में वे बड़े हो जाएंगे, तब हम गेहूं का एक खेत बोएंगे और जब गेहूं पक जाएगा तो हम उसे इकट्ठा कर लेंगे और अनाज बेचने वाले बन जाएंगे। और अगर कोई कमी हुई तो हम अनाज मापने वाले से काउन माएंगे और अगर कोई कमी नहीं हुई तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए अपने एक दोस्त से कुछ जमीन खरीद दूंगा, सो तुम भी दूसरों की तरह से एक जमींदार बन जाओगे। इसलिए बेटे अब तुम मेरी बात सुनो, हर कदम तुम्हें ऊपर उठाएगा क्योंकि जो शुरू नहीं करता वह आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ये सुनकर नार्डिलो बोला, आप मुझ पर छोड़ दें। अब से मैं हिसाब ठीक से रखूंगा और बाकी जो काम मैं करता हूँ वह सब आज से बंद। पिता बोला, बस बेटा मैं यही चाहता हूँ। कहकर पिता ने नार्डिलो को 100 डकैत दिए। नार्डिलो ने पिता से 100 डकैत लिए विदा ली और सेलन के मेले में चल दिया।
वो अभी सारनों के पानी तक ही पहुंचा था कि वो प्यारी सी नदी जिसके नाम पर बहुत पुराने सारनेली परिवार का नाम पड़ा है, उसके किनारे की सड़क पर आम के पेड़ लगे हुए थे। वहीं एक बड़े से पत्थर के नीचे जहां नदी का पानी आ आकर उसे बराबर भिगो रहा था और जिस पर आईवी की वेल भी चढ़ी हुई थी, उसने एक परी बैठी देखी जो एक बड़ी सी जूं से खेल रही थी। वह जूं एक छोटा सा गिटार बजा रहा था। अगर कोई स्पेन का आदमी उस दृश्य को देखता तो कहता कि वाह, ये दृश्य तो बहुत ही सुंदर है। नार्डिलो को भी वह दृश्य बहुत अच्छा लगा तो वह भी उसे एकटक खड़ा देखता रह गया। वह ऐसे आश्चर्यजनक जानवर का मालिक बनने के लिए कुछ भी दे सकता था। परी ने कहा कि 100 काउन उसका मालिक बनने के लिए काफी होंगे। नार्डिलो ने कहा कि इससे अच्छा समय तो कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इस समय उसके पास उतने पैसे उसके लिए तैयार थे। उसने तुरंत ही उसे 100 काउन दिए और उससे जूं ली जो एक छोटे से बक्से में रखी हुई थी और अपने पिता की तरफ दौड़ गया। उसका पूरा का पूरा शरीर खुश था। वह कहता जा रहा था, ओ मेरे पिताजी, अब देखना कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। और अब तो मैं ये भी जानता हूँ कि अपने मामले कैसे निपटने चाहिए, तभी तो मैंने सारा दिन बिना थके बीच रास्ते में ही अपनी किस्मत ढूंढ ली है। और वह भी केवल 100 काउन में। मुझे तो यह एक रत्न मिल गया है। पिता ने बेटे के हाथों में जब वह छोटा सा बक्सा देखा तो उसने सोचा कि उसका बेटा कोई बिना तराशा हुआ हीरा लेकर आ रहा है। पर जब उसने बक्सा खोला और उसमें बैठी एक बड़ी सी जूं देखी तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह तो उसका सारा पैसा गंवा आया था और क्या लाया था, केवल एक बड़ी सी जूं। उसने उसको बहुत डांट लगाई। नार्डिलो उस जूं की खासियत के बारे में अपने पिता को बताना चाहता था, पर वह जिस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे थे उस तरह से उनको ये बताना बहुत ही असंभव सा काम था, क्योंकि उसका पिता उसको एक शब्द भी बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वह बार बार यही कहते, चुप रहो, अपनी जबान को काबू में रखो, बिल्कुल नहीं बोलो, फुसफुसाना भी नहीं। ओ खच्चर की औलाद, गधे के सिर, इस जूं को वापस ले जाओ और उसी को वापस कर दो जिसने तुम्हें इसे बेचा था। लो ये 100 काउन और लो और जाकर इनसे बछड़े खरीद कर तुरंत लेकर आओ। और ध्यान रहे फिर से किसी बुरी चीज की तरफ आकर्षित मत हो जाना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथ काटने पर मजबूर कर दूंगा। नार्डिलो ने वे 100 काउन लिए और फिर से सारनों की मीनार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह वहीं फिर उसी जगह आ पहुंचा। इस बार भी वहां वही परी बैठी हुई थी, पर इस बार वह एक चूहे से खेल रही थी जो बड़ी सुंदर सुंदर शक्लें बना बनाकर नाच रहा था। नार्डिलो फिर से वहीं खड़ा हो गया और आश्चर्य से मुंह खोले चूहे का नाच देखता रहा कि कैसे वह झुक रहा था, कैसे वह कूद रहा था, कैसे वह घूम रहा था, कैसे वह बल खा रहा था। वह इस आश्चर्य को कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने परी से पूछा कि क्या वह उसे बेचने के लिए तैयार है। अगर वह उसे बेचेगी तो वह उसे उसके 100 काउन देने को तैयार है। परी राजी हो गई। नार्डिलो ने परी को पैसे दिए। परी ने नार्डिलो को एक छोटे से बक्से में बंद करके चूहा दे दिया। चूहा लेकर नार्डिलो अपने घर लौटा और उसे अपनी नई आश्चर्यजनक खरीद अपने अभागे पिता मिकोन को दिखाई। उसे देखते ही उसका पिता भभक पड़ा। उसका गुस्सा तो उसके काबू से बाहर हो गया। वह तो कुछ पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। वह घोड़े की तरह से पैर मार मार कर इधर उधर कूदने लगा। अगर उसने अपने आप को काबू में न किया होता तो बेटे को बहुत मार पड़ती। आखिर मिकोन ने, जो अभी भी बहुत गुस्से में था, 100 डकैत और निकाले और नार्डिलो को देते हुए कहा, ख्याल रखना और अब इस तरह की सुंदर चालें नहीं खेलना, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार ऐसी कोई चाल खेली तो वह काम नहीं करने वाली। तुम फिर सारनो जाओ और बछड़े खरीद कर लाओ, और अगर तुमने फिर से कोई चाल खेली तो तुम्हें हमारे पूर्वजों की कसम कि तुम्हारी माँ को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें जन्म दिया है। नार्डिलो ने अपना सिर नीचे झुकाया और फिर से सारनो चल दिया। वो फिर वहीं आ पहुंचा जहां वह पहले 2 बार आ चुका था। अब की बार भी वहां वही परी बैठी हुई थी, पर इस बार वह एक मकड़े से खेल रही थी जो इतना मीठा गा रहा था कि सुनने वाले को नींद आ जाए। नार्डिलो ने जब इस नई बुलबुल का गाना सुना तो एक बार फिर उसका उसे खरीदने का मन करने लगा। एक बार फिर 100 डकैत में सौदा पक्का हो गया और वो उससे मकड़ा खरीद कर घर ले गया।
मकड़ा एक बहुत छोटे से पिंजरे में रखा हुआ था जिसे किसी सब्जी के गूदे में से काटकर बनाया गया था। उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े भी रखे हुए थे। जब उसके पिता ने तीसरी बार अपने पैसे का सत्यानाश देखा तो उसका सारा धीरज जाता रहा। उसने एक डंडा उठाया और उसे बुरे ढंग से उसके कंधों पर रख दिया। किसी तरह से नार्डिलो जब वहां से बचकर भाग सका तो उसने अपने तीनों जानवर उठाए और घर छोड़कर लोम्बार्डी की तरफ चल दिया, जहां एक बहुत ही ताकतवर लॉर्ड सेनेज़ोन रहता था। सेनेज़ोन की एक बेटी थी जिसका नाम था मीला। 74। मीला किसी बीमारी से बीमार थी और बहुत दुखी थी। वो इतनी दुखी थी कि पिछले 7 सालों से उसे किसी ने मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। उसका पिता उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी था और निराश भी, क्योंकि उसने उसके हजारों इलाज किए। उसने पका हुआ और कच्चा दोनों खर्च किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर उसने अपने राज्य में ये डंका पिटवा दिया कि जो कोई भी उसकी बेटी मीला को हंसा देगा वह उससे मीला की शादी कर देगा। नार्डिलो ने भी यह खबर सुनी तो उसके मन में अपनी किस्मत आजमाने का विचार आया। सो वह सेनेज़ोन के पास पहुंचा और उससे कहा कि वो उसकी बेटी को हंसाने की एक कोशिश करना चाहता है। इसके जवाब में लॉर्ड ने कहा, सावधान रहना मेरे साथी, क्योंकि अगर तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई तो तुम्हें अपने सिर से इसकी कीमत चुकानी होगी। नार्डिलो बोला, मुझे कोशिश करने दीजिए और जो होना है उसे होने दीजिए। लॉर्ड ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने चबूतरे के नीचे की तरफ बिठा दिया और खुद भी अपनी जगह बैठ गया। नार्डिलो आया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तीनों बक्सों में से अपने तीनों जानवर निकाले और उनके सामने रख दिए। उन्होंने गाना, नाचना और बजाना शुरू कर दिया। ये सब उन्होंने इतनी शान से किया कि लॉर्ड की बेटी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। पर लॉर्ड अपने दिल में रो पड़ा, क्योंकि अपने वायदे के अनुसार उसे अब अपनी रत्न जैसी यह बेटी एक गरीब आदमी को दे देनी थी। फिर भी वह अपना वायदा तो नहीं तोड़ सकता था ना। उसने नार्डिलो से कहा, मैं अपनी बेटी तुम्हें शादी में दे दूंगा और अपना राज्य दहेज में, पर अगर तुम 3 दिन के अंदर अपने पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें शेरों को खाने के लिए डलवा दूंगा। नार्डिलो बोला, मुझे मंजूर है। मैं एक आदमी हूँ और अपने पति होने के कर्तव्य को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं केवल तुम्हारी बेटी के साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे घर के साथ यह कर्तव्य निभा सकता हूँ। हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। शादी की दावत हुई। मेहमानों ने खूब खाया पिया और आनंद किया। जब शाम हुई और सूरज अपना मुंह छिपाकर पश्चिम की जेल में चला गया, दुल्हा और दुल्हन दोनों सोने गए। राजा ने चालाकी से नार्डिलो को थोड़ी अफीम खिला दी थी, सो उस रात नार्डिलो तो जाते ही सो गया। यही हाल दूसरी रात भी रहा और तीसरी रात भी। अगले दिन राजा ने उससे कहा कि आज उसको शेरों के सामने फेंका जाएगा, तो नार्डिलो को अपने जानवरों का ध्यान आया। उसने बक्सों में से अपने तीनों जानवर निकाले और उनसे कहा, क्योंकि मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ इस अंधेरे रास्ते पर ले आई है और क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें छोड़ा नहीं है, सो ओ मेरे सुंदर जानवरों, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ ताकि तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ जा सको। जानवर जैसे ही आज़ाद हुए वे इधर उधर नाचने, गाने और बजाने लगे। उन्होंने इतना सुंदर नाचा, गाया और बजाया कि शेर भी उसका कुछ नहीं कर सके। वह टिकटिकी लगाए उन जानवरों की तरफ ही देखते रहे। नार्डिलो की तो जान ही निकली जा रही थी। चूहा उससे बोला, अपना दिल छोटा मत करो। ओ हमारे मालिक, हालांकि आपने हमको आज़ाद कर दिया है फिर भी हम हमेशा आपके गुलाम रहेंगे, क्योंकि आपने हमें इतना प्यार जो दिया है और हमारी रक्षा जो की है। आखिर में आपने हमारे साथ इतनी दया का बर्ताव किया है कि हमको आज़ादी भी दे दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोई अच्छा करता है उसको अच्छा ही मिलता है। कोई भला काम करो और उसे भूल जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर जादू डाला गया है। अब ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। हम आपको इस खतरे से बचाएंगे। नार्डिलो उसके पीछे पीछे चल दिया। तुरंत ही चूहे ने एक आदमी के बराबर का एक छेद बना दिया। उसमें उसने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों बना दी। सब उसमें से ऊपर चढ़कर एक भूसा रखने की जगह में निकल आए। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे कहा कि अब वह जो कुछ भी उनसे करवाना चाहे कह सकता है, क्योंकि वे उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे।
नार्दिलो बोला, इस समय मेरी इच्छा है कि राजा मीला की शादी किसी और से करे, तो तुम मेरा ये कहा करो कि तुम लोग इस शादी को पूरा न होने दो, क्योंकि इससे एक नीच जिंदगी की शुरुआत होगी। जानवर बोले, जो आप चाहते हैं वही होगा। आप अपना दिल मजबूत रखिए और इसी भूसागर में हमारा इंतजार कीजिए। अब हम ये सारी बुराई दूर करने जाते हैं। और वे दरबार की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा ने अपनी बेटी की शादी एक अंग्रेज लॉर्ड से कर दी है और उस रात बोतल खुलने वाली है। वे तुरंत ही उस ओर दौड़ पड़े। जाकर वे उनके कमरे में घुस गए और शाम का इंतजार करने लगे। जैसे ही दावत खत्म हुई और 14 चूजों को ओस खिलाने के लिए निकल आया, दुल्हा और दुल्हन सोने के लिए अपने कमरे में आए। दुल्हे ने अपनी बंदूक भर ली और कमान नीची कर ली और जाकर बिस्तर में ऐसा बेसुध सो गया जैसे कोई लड्डा होता है। जू ने जब दुल्हे के खर्राटों की आवाज सुनी तो वह बहुत धीरे से उसके पलंग के खंभे के पास गई और वहां से उसके कंबल में अंदर चली गई और उसके पिछवाड़े की तरफ रेंग गई और वहां कुछ ऐसी खुजली मचाई कि उसकी हवा निकल गई और साथ में कुछ पानी भी। यह आवाज सुनकर और वहू सूंघकर दुल्हन को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को जगाया तो उसको भी जब पता चला कि उसने ये क्या कर दिया है तो वह तो शर्म से मरने वाला हो गया और गुस्से से भर उठा। वह बिस्तर से उठा, अपना सारा शरीर साफ किया और डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि यह और कुछ नहीं, बस कल की दावत का नतीजा है। जब अगली शाम आई तो उसने फिर से अपने लोगों की सलाह ली तो सबने एक आवाज में कहा कि वह सोते समय अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर सोए। कुछ और परेशानियों का हल ढूंढकर वह उस रात सोने चला गया। जब सब सो गए तो वह जूं फिर से अपना काम करने के लिए निकली, पर इस बार उसको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। ये देखकर वह बहुत ही असंतुष्ट अपने साथियों के पास लौट आई और उन्हें बताया कि किस तरह से दुल्हा अपने चारों तरफ कपड़ा लपेटकर सो रहा था। ये सुनकर चूहा बोला, तुम मेरे साथ आओ और देखो कि एक कुतरने वाला किस तरह से रास्ता बनाता है। कहकर उसने उसका कपड़ा कुतरना शुरू कर दिया और दूसरे छेद के ठीक ऊपर कपड़े में छेद कर दिया। जे फिर से उसके कपड़ों में घुसी और फिर से उसको अपनी दवा दे दी तो वहां से सुनहरे पीले रंग का पानी फिर से निकल पड़ा और उस अरब की सुगंध से सारा कमरा महक गया। दुल्हन को ये सुगंध आई तो वह फिर जाग गई और नारंगी रंग का पानी से सफेद रंग की चादर को नारंगी रंग देखकर नाक बंद कर अपनी दासियों के कमरे में भाग गई। दुल्हे ने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें अपनी बदकिस्मती बताई। सबने उसे तसल्ली दी और तीसरी रात उसे ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने उसे उस बीमार आदमी की कहानी भी सुनाई जो वार वार हवा निकाला करता था। उन्होंने उससे कहा कि पहले दिन का बिस्तर खराब करना दावत की गड़बड़ी थी, दूसरे दिन का बिस्तर खराब करना तुम्हारे पेट की गड़बड़ी थी, और अगर तुम तीसरे दिन भी बिस्तर खराब करोगे तो वह तुम्हारे पेट की ढिलाई की वजह से होगा और फिर तुम अपमान और शर्म से निकाल दिए जाओगे। दुल्हा बोला, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की रात मैं सावधान रहूंगा। मैं नींद को अपने पास तक नहीं फटकने दूंगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस सब का इलाज क्या है, ताकि कोई यह न कहने पाए कि वह 3 बार गिरा और तीसरी बार शांत पड़ा रहा। इस बात पर एक राय होकर जब तीसरी रात आई तो उसने अपना कमरा भी बदल लिया और पलंग भी। उसने अपने साथियों को बुलाया और उनसे राय मांगी कि वह अपने शरीर के इस तीसरे ढिलाव को किस तरह से काबू में रखे ताकि वह तीसरी बार चाल खेले जाने से बच जाए। दुनिया के सारे पॉपी के फूल भी उसको आज रात नहीं सुला सकते। उसके नौकरों में एक नौकर ऐसा था जो बात का बतंगड़ बना देता था, और क्योंकि हर आदमी उसकी इस कला को जानता था, उसने दुल्हे को सलाह दी कि वो लकड़ी की एक डाट बनवा ले, जैसे कि हल्की तोप के लिए बनवाई जाती है। तुरंत ही एक डाट बनवा ली गई और उसको उसकी जगह पर फिट कर दिया गया और दुल्हा सोने चला गया। उसने अपनी दुल्हन को छुआ भी नहीं ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसका किया गया इंतजाम गड़बड़ न हो जाए। उसने अपनी आंखें भी बंद नहीं की ताकि किसी भी शरारत पर वह तुरंत ही बिस्तर से कूद सके। जू ने जब देखा कि दुल्हा तो सोया नहीं है तो उसने अपने साथियों से कहा, अफसोस इस बार तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुल्हा तो सोया ही नहीं है, सो मुझे अपना काम करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। मकड़ा बोला, को
मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। और उसने बहुत मीठा मीठा गाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दुल्हा सो गया और जूं अपना काम करने के लिए उसके बिस्तर में चली गई। पर वहां जाकर उसने देखा कि दरवाजे पर तो डाक लगी है और रास्ता बंद है, तो वह फिर निराश होकर वापस लौट आई। वापस आकर उसने ये सब अपने साथियों को बताया। चूहे का तो और कोई उद्देश्य ही नहीं था सिवाय नारडिलो की सेवा करने के और उसको खुश करने के, सो वह तुरंत ही रसोई घर के भंडारघर में गया और सूंघते सूंघते एक मस्टर्ड के बर्तन के पास पहुंच गया। उसने उसमें अपनी पूंछ डुबोई और दुल्हे के बिस्तर के पास आ गया। वो मस्टर्ड उसने दुखी दुल्हे के नथुनों पर मल दी। इससे उसको इतनी जोर की छींकें आईं कि उसकी डांट गुस्से में भरकर बाहर आ गई। वो क्योंकि अपनी पत्नी की तरफ पीठ करके लेटा हुआ था, सो वह डांट इतनी जोर से बाहर निकली कि वो उसकी पत्नी की छाती में जाकर लगी और बहुत जोर से लगी। वो इतने जोर से चीखी और चिल्लाई कि राजा भी वहां आ गया और उससे पूछा कि उसे क्या हो गया। बेटी ने जवाब दिया कि किसी ने उसकी छाती में कोई छोटा सा वम मारा। राजा ने वम मारने वाले की उसकी बेवकूफ़ी की बहुत प्रशंसा की और साथ में अपनी बेटी की भी कि अगर उसकी छाती में वम लगा था तो वह बोल कैसे रही थी। उसने चादर हटाकर देखा तो वहां तो वह डांट थी जिसने उसकी बेटी की छाती में अच्छा खासा निशान डाल दिया था। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि किस बात ने उसके दिल में ज्यादा नफरत पैदा की, पाउडर की वू ने या डांट की मार ने। राजा ने इस गंदे दृश्य को देखकर और यह जानकर कि ऐसा तीसरी बार हुआ है, दुल्हे को अपने राज्य से ही निकाल दिया। ये सोचकर कि यह उसी खराब व्यवहार का नतीजा है जो उसने नारडिलो के साथ किया था, पछतावे से उसने अपनी छाती पीट ली। और जब वह अपने किए पर पछता रहा था, बड़ा जूं उसके सामने आई और बोली, आप इतने निराश न हो। नारडिलो अभी जिंदा है क्योंकि उसके अच्छे गुण उसे आपका दामाद बनने का अधिकारी बनाते हैं। और अगर आप इस बात से खुश हैं कि वो यहाँ आए तो हम उसे अभी बुला देते हैं। राजा बोला, ओह, ये खबर सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई ओ मेरे सुंदर जानवर। तुमने तो हमें परेशानियों के समुद्र से उबार लिया। मुझे तो अपने दिल में एक कौटा सा गड़ा लग रहा था क्योंकि मैंने उस नौजवान के साथ बहुत खराब बर्ताव किया था। तुम उसे जल्दी बुलाओ क्योंकि मैं उसे अपने बेटे की तरह से गले लगाने के लिए और अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मकड़ा ये सुनकर नाचता गाता भूसाघर की तरफ चला गया जहाँ नारडिलो उसका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने सारी बातें उसे बताईं और उसे शाही महल लेकर आया जहां वह राजा से मिला। राजा ने भी उसे गले से लगाया। फिर राजा मीला को उसके पास ले गया। जानवरों ने भी उसके ऊपर जादू डाला जिससे वह एक बहुत सुंदर नौजवान बन गया। फिर उसने वोमारो से अपने पिता को भी बुलवा लिया और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि जो 100 सालों में नहीं हो सकता वह 1 घंटे में हो सकता है।